अकेला आदमी। अकेला छोड़ दो मुझे, हर बार अकेला आदमी चिल्लाता है एक गहरी रात में। संसार को अपने रक्त में अस्त होते देखता अकेला आदमी बुदबुदाता है अपनी आखिरी थकान। अपनी छत पर अपने क्रोध में टहलते हुए, हाँफते पैंट कसते, बार बार गले से एक अश्लील घरघराहट सुनते हुए अकेला आदमी हो चुका है बिना कुछ किए धरे होते रहने से परेशान। एक गहरी रात में जब चीजें ठीक उस जगह चली जाती हैं जहां से उनका जन्म हुआ था, अकेला आदमी अपने ठंडे बिस्तरे से उठकर रोने लगता है। क्या करूं, कहां जाऊं, किस रास्ते पर, किस दोस्त के यहां क्या कहूं। कूच करने से पहले सारा कुछ कह दूंगा एक बार। अकेला आदमी सीढ़ियां उतरकर बाहर आता है। हवा में, आते जाते मौसमों में, बदबूदार गलियों और झील जैसी शामों में, बच्चों में जो धीरे धीरे क्रूर होते जाएंगे। आकाश के नीचे अपने अकेले बिस्तर को याद करता अकेला आदमी टहलता है सुनसान में सड़कों पर। मृत्यु की तरह व्याप्त प्रकाश में अपने अंधकार को छाते की तरह ताने हुए अकेला आदमी गुजरता है चीजों के बीच से। बस काफी है। बारिश। खिड़की से अचानक बारिश आई। एक तेज बौछार ने मुझे बीच नींद से जगाया। दरवाजे खटखटाए, खाली बर्तनों को बजाया। उसके फुर्तीले कदम पूरे घर में फैल गए। वो कांपते हुए घर की नींव में धंसना चाहती थी। पुरानी तस्वीरों, टूटे हुए छातों और बक्सों के भीतर पहुंचना चाहती थी। तहाए हुए कपड़ों को बिखराना चाहती थी। वह मेरे बचपन में बरसना चाहती थी। मुझे तरबतर करना चाहती थी स्कूल जाने वाले रास्ते पर। बारिश में एक एक कर चेहरे भीगते थे जो हम उम्र थे, पता नहीं कहां तितर बितर हो गए। उनके नाम किसी और बारिश में पूछ गए थे। भीगती हुई एक स्त्री आई जिसका चेहरा बारिश की तरह था, जिसके केशों में बारिश छिपी होती थी जो फिर एक नदी बनकर चली जाती थी। इसी बारिश में एक दिन मैं दूर तक भीगता हुआ गया। इसी में कहीं लापता हुआ, भूल गया जो कुछ याद रखना था। इसी बारिश में कहीं रास्ता नहीं दिखाई दिया। इसी में बूढ़ा हुआ, जीवन समाप्त होता हुआ दिखा। एक रात मैं घर लौटा जब बारिश थी। पिता इंतजार करते थे, माँ व्याकुल थी। बहनें दूर से एक साथ दौड़ी चली आई थीं। बारिश में हम सिमट कर पास पास बैठ गए। हमने पुरानी तस्वीरें देखी जिन पर कालिख लगी थी, शीशे टूटे थे। बारिश बार बार उन चेहरों को बहा कर ले जाती थी। बारिश में हमारी जर्जरता अलग तरह की थी। पिता की बीमारी और माँ की झुर्रियां भी अनोखी थीं। हमने पुराने कमरों में झांक कर देखा। दीवारें साफ की। जहां छत टपकती थी उसके नीचे बर्तन रखे। हमने धीमे धीमे बात की। बारिश हमारे हंसने और रोने को दबा देती थी। इतने घने बादलों के नीचे हम बार बार प्रसन्नता के किसी किनारे तक जाकर लौट आते थे। बारिश की बूंदें आकर लालटेन का कांच चिटकाती थीं। माँ बीच बीच में उठकर देखती, कहीं हम भीग तो नहीं रहे बारिश में। एक है दादा की तस्वीर। दादा को तस्वीरें खिंचवाने का शौक नहीं था या उन्हें समय नहीं मिला। उनकी सिर्फ एक तस्वीर गंदी पुरानी दीवार पर टंगी है। वे शांत और गंभीर बैठे हैं, पानी से भरे हुए बादल की तरह। दादा के बारे में इतना ही मालूम है कि वे मांगने वालों को भीख देते थे, नींद में बेचैनी से करवट बदलते थे और सुबह उठकर बिस्तर की सलवटें ठीक करते थे। मैं तब बहुत छोटा था। मैंने कभी उनका गुस्सा नहीं देखा, उनका मामूलीपन नहीं देखा। तस्वीरें किसी मनुष्य की लाचारी नहीं बतलाती। माँ कहती है, जब हम रात के विचित्र पशुओं से घिरे सो रहे होते हैं, दादा इस तस्वीर में जागते रहते हैं। मैं अपने दादा जितना लंबा नहीं हुआ, शांत और गंभीर नहीं हुआ, पर मुझ में कुछ है उनसे मिलता जुलता। वैसा ही क्रोध, वैसा ही मामूलीपन। मैं भी सर झुकाकर चलता हूं, जीता हूं अपने को एक तस्वीर के खाली फ्रेम में बैठे देखता हुआ। पिता की तस्वीर। पिता की छोटी छोटी बहुत सी तस्वीरें पूरे घर में बिखरी हैं।
उनकी आंखों में कोई पारदर्शी चीज साफ चमकती है, वो अच्छाई है या साहस। तस्वीर में पिता खांसते नहीं, व्याकुल नहीं होते, उनके हाथ पैर में दर्द नहीं होता, वे झुकते नहीं और समझौते नहीं करते। एक दिन पिता अपनी तस्वीर की बगल में खड़े हो जाते हैं और समझाने लगते हैं, जैसे अध्यापक बच्चों को एक नक्शे के बारे में बताता है। पिता कहते हैं, मैं अपनी तस्वीर जैसा नहीं रहा, लेकिन मैंने जो नए कमरे जोड़े हैं इस पुराने मकान में, उन्हें तुम ले लो। मेरी अच्छाई ले लो उन बुराइयों से जूझने के लिए जो तुम्हें रास्ते में मिलेंगी। मेरी नींद मत लो, मेरे सपने लो। मैं हूं कि चिंता करता हूं, व्याकुल होता हूं, झुकता हूं, समझौते करता हूं, हाथ पैर में दर्द से करहाता हूं, पिता की तरह खांसता हूं, देर तक पिता की तस्वीर देखता हूं। एक है मां की तस्वीर। घर में मां की कोई तस्वीर नहीं। घर में मां की कोई तस्वीर नहीं। जब भी तस्वीर खिंचवाने का मौका आता है, मां घर में खोई हुई किसी चीज को ढूंढ रही होती है या घास, लकड़ी और पानी लेने गई होती है। जंगल में उसे एक बार बाघ भी मिला, पर वह डरी नहीं। उसने बाघ को भगाया, घास काटी, घर आकर आग जलाई और सबके लिए खाना पकाया। मैं कभी घास या लकड़ी लाने जंगल नहीं गया, कभी आग नहीं जलाई। मैं अक्सर एक जमाने से चली आ रही पुरानी नक्काशीदार कुर्सी पर बैठा रहा, जिस पर बैठकर तस्वीरें खिंचवाई जाती थीं। मां के चेहरे पर मुझे दिखाई देती है एक जंगल की तस्वीर, लकड़ी, घास और पानी की तस्वीर, खोई हुई एक चीज की तस्वीर। एक जीवन के लिए। शायद वहां थोड़ी सी नमी थी या हल्का सा कोई रंग, शायद सिहरन या उम्मीद। शायद वहां एक आंसू था या एक चुंबन याद रखने के लिए। शायद वहां बर्फ थी या छोटा सा एक हाथ या सिर्फ छूने की कोशिश। शायद अंधेरा था या एक खाली मैदान या खड़े होने भर की जगह। शायद वहां एक आदमी था अपने ही तरीके से लड़ता हुआ। सपना। मैं गिरा एकाएक जैसे सपने से, जैसे चलते चलते कोई गिरता है सड़क पर अधबीच। यह मेरी त्वचा के गिरने का सपना था, अपनी आत्मा सहित, मुंह और रोओं के गिरने का सपना। मेरी गृहस्थी गिरी मेरे साथ, जेब में रखी हुई चीजें जिन्हें मैं बार बार निकाल कर रखता था फिर जेब में। गिरते गए अब तक कमाए तमाम मेरे अनुभव, रोने धोने की आवाजें गिरी साथ साथ। किसी ने गिरा दिए मेरे कपड़े भी, बारिश और हवा से दूर। गिरता रहा मैं धरती और रसातल से दूर। गिरते हुए उसकी एक झलक देखी मैंने, जो हंसते हुए मुझे गिरा रहा था लगातार। प्रेम करती स्त्री। प्रेम करती स्त्री देखती है एक सपना रोज, जागने पर सोचती है क्या था वह, निकालने बैठती है अर्थ। दिखती हैं उसे आम फहम चीजें, कोई रेतीली जगह, लगातार बहता नल, उसका घर बिखरा हुआ। देखती है कि कुछ है जो दिखलाई नहीं पड़ता कई बार देखने के बाद। प्रेम करती स्त्री यकीन नहीं करती किसी का, कंघा गिरा देती है, दर्पण में नहीं देखती खुद को, सोचती है मैं ऐसी ही हूं ठीक। उसकी सहेलियां एक एक कर उसे छोड़कर चली जाती हैं। धूप उसके पास आए बिना निकल जाती है, हवा उसके बाल बिखराए बिना बहती है, उसके खाए बिना हो जाता है खाना खत्म। प्रेम करती स्त्री ठगी जाती है रोज, उसे पता नहीं चलता बाहर क्या हो रहा है, कौन ठग रहा है, कौन है खलनायक, पता नहीं चलता कहां से शुरू हुई थी कहानी। दुनिया को समझती है वह गोद में बैठा हुआ बच्चा। निकल जाती है अकेली सड़क पर, देखती है कितना बड़ा फैला हुआ शहर,
सोचती है मैं रह लूंगी यहां कहीं। दूसरा हाथ। आखिरकार मेरे पास एक ही हाथ है, उससे कितने काम कर सकता हूं मैंने कहा। मेरा दूसरा हाथ लगभग बेकार है, कम ही काम आता है या किसी के, और अक्सर मुझे याद नहीं रहता एक दूसरा भी हाथ है मेरे पास। इसी एक हाथ से मैं कर पाता हूं काम, मसलन आपके घर पानी भरना, आभार के शब्द लिखना, बसों की रेलिंग से लटकना, सार संभाल करना आपके संसार की। चलते हुए मैं इस हाथ को जोरों से झुलाता हूं ताकि यह सक्रिय रहे और परवाह न करे। दूसरा हाथ तब कहीं दुबका होता है, झाड़ी के खरगोश सा, या दूर बचपन की गेंदों और लकड़ी के घोड़े के बीच पड़ा हुआ। युवावस्था में किसी लड़की का हाथ भींचे हुए वह हाथ जिसे छू नहीं पाता मेरा यह झूलता हुआ हाथ। दफ्तरों, शहरों, घरों के दरवाजे खटखटाता जाता है यह हाथ, इसी से करने होते हैं मुझे सारे काम। दुनिया के सबसे बड़े झूठों में शुमार यह हाथ जो थकता नहीं, निराश नहीं होता कभी। जब हद हो जाती है तब दूसरा हाथ कभी कभी जतलाता है अपना विरोध, कांपता, दर्द करता हुआ। कहता है प्रेम। वह कोई बहुत बड़ा मीर था, वह कोई बहुत बड़ा मीर था जिसने कहा प्रेम एक भारी पत्थर है, कैसे उठेगा तुझ जैसे कमजोर से। मैंने सोचा इसे उठाऊं टुकड़ों टुकड़ों में, पर तब वह कहां होगा प्रेम, वह तो होगा एक हत्याकांड। एक है सफेद दीवार। शहर की सबसे लंबी, सबसे सफेद दीवार खाली है इस वक्त। उस पर लिखा जा सकता है अपना पूरा पता, बनाए जा सकते हैं वे चेहरे जो अब नहीं हैं, ताजा वारदात में मृतकों की संख्या, खत्म होती हुई या पूरी शताब्दी दर्ज की जा सकती है दीवार पर। इस पर एक लड़का अपने पड़ोस की लड़की का नाम लिख सकता है, एक लड़की अपनी सबसे बड़ी इच्छा यहां उकेर सकती है। यहां भूखे बच्चों की तस्वीर लगाई जा सकती है, गोलियों के निशान बनाए जा सकते हैं और उनके चारों ओर उड़ती हुई बारूद। यहां खोदी जा सकती हैं हत्यारों की आंखें, उनके खून से भरे हुए हाथ। सबसे लंबी, सबसे सफेद दीवार खाली है इस वक्त। इस पर लिखी जा सकती है कोई कविता, कल सुबह के लिए कोई संदेश। इस पर दर्ज किया जा सकता है अगली लड़ाई का ऐलान। घर का रास्ता। कई बार मैंने कोशिश की इस बाढ़ में से अपना एक हाथ निकालने की। कई बार भरोसा हुआ, कई बार दिखा यह है अंत। मैं कहना चाहता था एक या दो मामूली शब्द जिन पर फिलहाल विश्वास किया जा सके, जो सबसे जरूरी हो फिलहाल। मैं चाहता था एक तस्वीर के बारे में बतलाना जो कुछ देर करीब करीब सच हो, जो टंगी रहे चेहरों और दृश्यों के मिटने के बाद भी कुछ देर। मैं एक पहाड़ का वर्णन करना चाहता था जिस पर चढ़ने की मैंने कोशिश की, जो लगातार गिराता था धूल या कंकड़। रहा होगा वह भूख का पहाड़। मैं एक लापता लड़के का ब्यौरा देना चाहता था जो कहीं गुस्से से खाता होगा रोटी, देखता होगा अपनी चोटों के निशान, अपने को कोसता कहता हुआ चला जाऊंगा घर। मैं अपनी उदासी के लिए क्षमा नहीं मांगना चाहता था। मैं नहीं चाहता था मामूली इच्छाओं को चेहरे पर ले आना। मैं भूल नहीं जाना चाहता था
अपने घर का रास्ता। ये नाजिम हिकमत की कविता है, जो कि तुर्की के महान कवि थे और आजीवन कम्युनिस्ट रहे और वर्षों तक जेल में रहे। उनकी कविताएं तो तुर्की में हमेशा प्रतिबंधित रहीं। उनकी एक कविता मुझे बहुत प्रिय है, स्त्रेस्नाय चौराहा। हालांकि उनकी मुझे बहुत सी कविताएं प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं, लेकिन स्त्रेस्नाय चौराहा, और ये मेरा ही अनुवाद है, ये उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में या अंतिम दिनों की कविताओं में से है। तो स्त्रेस्नाय चौराहा। स्त्रेस्नाय चौराहे का गिरजाघर बजाता है 4 का गजर। स्त्रेस्नाय चौराहे का गिरजाघर बजाता है 4 का गजर। हालांकि चौराहा और गिरजाघर बहुत पहले उजड़ गए हैं और उनकी जगह अब तान दिया गया है शहर का सबसे बड़ा सिनेमा घर। और वहां मैं मिलता हूं 19 वर्ष के नौजवान खुद से, उसे पहचान लेता हूं फौरन, बिना किसी अचरज के, उसका फोटो तक देखे बगैर। हम बढ़ाते हैं अपने हाथ, लेकिन वे मिल नहीं पाते। 40 वर्षों के आर पार बर्फ हुए 40 वर्ष, असीम समय, आर्कटिक समुद्र। बर्फ गिरने लगी है वहां स्त्रेस्नाय चौराहे पर, जिसका नाम अब पुष्किन चौराहा है। मैं कांप रहा हूं, ठिठुर गए हैं मेरे हाथ पैर, हालांकि मैं पहने हुए हूं ऊनी मोजे और फरदार दस्ताने, बल्कि वही है मोजों और दस्तानों के बगैर, जूते फटे हुए, चीथड़ों में पैर। उसकी जीभ पर उम्र एक खट्टे मांसल सेब की तरह है। 18 साल की एक किशोरी के पुष्ट स्तनों पर हैं उसके हाथ। उसकी आंखों में मीलों लंबे गीत हैं और मृत्यु है बस 6 फुट। और उसे नहीं मालूम क्या है उसके भविष्य के भीतर। वो तो मैं ही जानता हूं उसका भविष्य, क्योंकि मैंने जिए हैं वे सभी विश्वास जिन्हें वह जिएगा। मैं उन शहरों में रह चुका हूं जहां रहेगा वह। मैं उन औरतों से कर चुका हूं प्रेम जिनसे करेगा वह। मैं सो चुका हूं उन जेलों में जहां सोएगा वह। मैं झेल चुका हूं उसकी तमाम बीमारियां, उसकी तमाम नींदें सो चुका हूं, देख चुका हूं उसके तमाम स्वप्न। आखिरकार वह खो देगा सब कुछ जो मैंने खोया है जीवन भर। स्त्रेस्नाय चौराहा मॉस्को का एक चौराहा था, जिसे बाद में पुष्किन चौराहा बना दिया गया क्रांति के बाद, और उसके बाद वहां एक सिनेमा घर आ गया है। अच्छी कविता है ना? बहुत अच्छी कविता है। मंगलेश जी, अगर हम आपसे पूछें कि इन दिनों आपके मनोजगत में क्या, उसकी दशा क्या है, उसमें क्या चल रहा है, आप कैसे रिएक्ट करेंगे इस पर? इन दिनों का मतलब कि सन 2004 जबकि इतने अनुभवों को संचित करते हुए आप यहाँ तक पहुंचे। देखिए, तात्कालिक रूप से तो मैं इन दिनों बहुत राहत का अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि अभी अभी इस देश से एक सत्ता का पतन हुआ है, एक ऐसी सत्ता का पतन जो कि सांप्रदायिक घृणा फैलाने वाली, हिंदुत्व के नाम पर एक विकृति और अपसंस्कृति को जन्म देने वाली, उसको समाज में फैलाने वाली, समाज का विभाजन करने वाली, और मनुष्य की जो निम्नतम प्रवृत्तियां हैं उनको समाज की सतह पर उभारने वाली शक्तियां, जिनका कार्यक्रम फासिस्टवादी कार्यक्रम था, उन शक्तियों का पतन हुआ है। ये मेरे लिए एक मेरे भौतिक, मानसिक और संवेदनात्मक जगत के लिए ये शायद बहुत बड़ी राहत की बात है। और मुझे एक राहत ये भी है कि मुझे अंततः ये विश्वास था कि इस देश की जनता, इस देश का आम गरीब आदमी, जो कि कम पढ़ा लिखा है और बहुत संघर्ष में, बहुत गरीबी में जीवन यापन करता है, उसके भीतर एक गहरी लोकतांत्रिक चेतना है, और वही इस देश में लोकतंत्र को बचाएगा। क्योंकि उसका जो सामाजिक जीवन है, उसका ताना बाना इतना जटिल है और एक दूसरे से इतना
गुथा हुआ, जुड़ा हुआ है कि वो कभी अलगाव और विभाजन को स्थायी तौर पर स्वीकार नहीं करेगा। एक तो ये मेरे लिए राहत की बात है कि इस देश का गरीब ही लोकतंत्र को बचाए हुए, अन्यथा भूमंडलीकरण, बाजारवाद और अमेरिकी शैली की दयनीय नकल में डूबा हुआ हमारा उच्च मध्य वर्ग और मध्य वर्ग तो इस अपसंस्कृति का इतना अधिक शिकार हो चुका है, इतना अधिक इसकी जद में आ चुका है कि वो टोनी ब्लेयर या जॉर्ज बुश भी अगर यहाँ शासन करने आ जाएं तो उनका स्वागत करेगा कि इससे हमारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी और सब काम ठीक होने लगेंगे। इसलिए मुझे तात्कालिक रूप से इस बात की बहुत राहत है। और मेरा पिछले कुछ वर्षों से मेरा एक बहुत बड़ा संताप ये था कि इस समाज का, इस देश की जो बहुवचनवादिता है, बहुलतावाद है, उसका क्या होगा और वो किस तरह नष्ट होगी, किस तरह हमारी शिक्षा नष्ट होगी, किस तरह इतिहास की जो जानकारी है हमारी उसको जो थोड़ा मरोड़ा जाएगा। तो फिलहाल ये खतरा टला है, इसलिए मैं बहुत राहत महसूस कर रहा हूं। और जहां तक रचनात्मक रूप से अपनी स्थिति को व्यक्त करने का प्रश्न है, तो मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में कुछ ठीक इसलिए नहीं कह पाऊंगा कि मैं एक यात्रा के बीच में हूं और इस यात्रा में क्या कहाँ जाएं और क्या करें और कविता को किस तरह बदलें, वो अगली दिशा क्या लेगी, कविता को आज कैसा होना चाहिए। मैं अपनी संवेदनात्मक प्रतिबद्धता जो है मेरी जो राजनीतिक प्रतिबद्धता है उसमें आपस में फ्यूजन कैसे हो, आपस में उसमें एक ऐसा यौगिक कैसे तैयार हो कि वो एक सार्थक कविता को जन्म दे सके। तो मुझे लगता है यही मेरी इस समय स्थिति है। एक तो ये जैसे सत्ता और शक्ति के संतुलन जब बदलते हैं तो वो एक स्थिति है जिस पर आप कह रहे हैं। एक मिनट जी, मैं कह रहा था कि शक्ति और सत्ता के जो संतुलन बदलने से एक राहत की तो एक स्थिति है, एक बात है, वो तो अच्छी बात है। करीब अगर पिछले 2.5 दशकों पर अगर आप नजर डालें और उसमें एक व्यक्ति के रूप में और अपनी जो बिरादरी है, बिरादरी मतलब जो मध्यवर्गीय जीवन जी रहे, संवेदना का कारोबार कर रहे लोग हैं, उनके बीच जो समीकरण बदलते बदलते आज क्या कुछ अजीबोगरीब ऐसी स्थिति आ गई है जिस पर आपको लगता है कि नहीं वो सहमत होने योग्य नहीं है और उसका जो ग्राफ है वो लगातार किसी अनजानी जगह पर जा रहा है या नकारात्मक जगह पर जा रहा है? मतलब साहित्यिक समाज के बारे में आप कह रहे हैं? हाँ, मतलब जैसे आप खुद ये देखें कि जिसको आप कह रहे हैं कि इस देश का आम आदमी, गरीब आदमी इस फासीवाद को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन जो दूसरी तरफ भूमंडलीकरण और बाजारवाद है उसके सामने जो सुविधा और अवसरों का मिलना शुरू हुआ है, उससे जो एक जो प्रतिरोध की जो शक्तियां थी वो आपको लगातार लुप्त होती, मतलब ऐसे हलचलें जो गाहे बगाहे हुआ करती थी, मतलब छोटे शहरों से लेकर महानगरों तक, वो सब लगभग खत्म हो गई हैं। मतलब आप अगर कवि मान बहादुर सिंह की हत्या की घटना को याद करें और उस समय जो एकजुटता और जो प्रतिरोध का स्तर था वो आज आपको शायद नहीं दिखाई देगा। ये बात आपकी बहुत हद तक सही है कि साहित्य भी धीरे धीरे सत्ता केंद्रिक होता चला गया है और इस कारण, सत्ता केंद्रिक होने के कारण उसने अपने समाज को उसी तरह खोया भी है। तो जो साहित्य आज स्थिति है कि साहित्यकार या कवि या लेखक के सामने कोई उसका पाठक समाज एक अदृश्य धुंधले रूप में भी मौजूद नहीं है, जैसे दूसरी भाषाओं में ऐसा नहीं है। तो ये एक ट्रेजेडी हुई है। इसके लिए शायद हम लेखक भी अभी जिम्मेदार हैं और इस बारे में दरअसल बहस होनी चाहिए कि आखिर हमारा समाज कौन सा है और हम जो किसके लिए लिखते हैं। ये मुझे लगता है कि हमारे साहित्य में जो अत्यधिक आधुनिकता का प्रवेश हुआ है उसके कारण एक तो हम एक जो उस समाज से कट गए हैं जो कि बहुत निर्धन है, बहुत पिछड़ा हुआ है और
बावजूद इस कंप्यूटर क्रांति और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बाजारवाद और भूमंडलीकरण के बावजूद जो है वो लगातार निर्धन हो रहा है। और तो हम उस समाज से हमारा संवाद खट्टा है। शायद हमने ये मान लिया कि उस समाज को जो साहित्य की जरूरत नहीं है, उस समाज को किसी और चीजों की जरूरत है, रोटी की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, मकान की जरूरत है, उसको एक बेहतर जीवन की जरूरत है जो कि उसके पास नहीं है। तो मुझे लगता है कि सब मिला के मध्यवर्गीय कार्यकलाप है साहित्य। अब इस मध्यवर्गीयता में आप बड़े शहरों में अगर आप ये देखेंगे तो ये पाएंगे कि पुस्तकें बहुत छप रही हैं, उनके लोकार्पण समारोह बहुत हो रहे हैं, विमोचन समारोह बहुत हो रहे हैं, लेखकों पर आधारित कार्यक्रम बहुत हो रहे हैं जिसमें कि लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं और मुस्कुराते हैं, जिसमें उपस्थिति उनकी बहुत अच्छी होती है। और वहां जो कुछ भी होता है 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद वो तितर बितर हो जाते हैं। उसके बाद उनमें कोई आपसे संवाद नहीं होता। तो ये जो है संवाद, कंप्यूटर क्रांति में ये भी कहा गया था कि इसमें जो संप्रेषण तो होगा लेकिन संवाद नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ संप्रेषण तो हो रहा है लेकिन डायलॉग नहीं है, कोई अंतर क्रियाएं नहीं है। तो साहित्य से वो अंतर क्रियाएं लगातार कम से कम होती गई हैं। और एक कारण आप ये देखेंगे इसका कि हिंदी में अब जो छोटी छोटी बैठकें होना बंद हो गई हैं, बल्कि बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं जो कि IAC में होती हैं या त्रिवेणी कला संगम में होती हैं या कि श्री राम सेंटर में होती हैं। इस तरह के जो सांस्कृतिक सत्ता के इकट्ठा होने की जो जगहें हैं, तो ये इस तरह लोकार्पण समारोहों में एक छोटी छोटी सत्ता संरचनाएं बनती हैं और वो उसके 2 घंटे बाद नष्ट हो जाती हैं। हाँ? तो ये मुझे लगता है कि हमको सत्ता केंद्रिकता से कैसे बचाएं, क्योंकि सत्ता एक अत्यंत रहस्यमय चीज है और वो कैसे आपके भीतर उतरती है, कैसे आपके भीतर सक्रिय रहती है, किस तरह के काम करवाती है आपसे, ये समझना ये बहुत रहस्यपूर्ण है मेरे लिए। और मैं इसीलिए मैं सत्ता से बहुत दूर बचता रहा हूं, कुछ इस डर के मारे कहीं मैं भ्रष्ट न कर लिया जाऊं। लेकिन नौकरी करने के सिलसिले में मुझे जो है आखिरकार नौकरियां तो करनी ही पड़ी इस समाज में। तो ये स्थिति, इस बारे में गंभीरता से हम लोग को सोचना चाहिए कि हमारा पाठक समाज कहाँ है और हम उसको संबोधित हैं या नहीं, और वो क्या हमारी कविताओं से अपना वो क्या संबंध जोड़ता है। तो अभी ये है कि हमारी कविताएं आम आदमी के बारे में तो हैं लेकिन वो आम आदमी के लिए बहुत कम है। तो जिस दिन आम आदमी के लिए वो हो जाएंगी और बिना कविता को डाइल्यूट किए हुए, बिना कविता की सघनता को कम किए बिना, तो मुझे लगता है उस दिन के लिए हमें शायद कोशिश करनी चाहिए। ठीक, आखिर में देखिए, हम आपसे ये जरूर पूछना चाहेंगे मंगलेश जी कि एक किशोर वय मंगलेश डबराल जिनका नाम था, और जब उन्होंने कविताएं लिखना शुरू की, अगर आप अपनी बहुत शुरुआती बल्कि पहली कविता उठाकर देखें से लेकर अब तक जो यात्रा है, उसमें कई बार क्या आपको भी ये लगता है कि कविता आपके लिए एक प्रतिष्ठा, व्यवसाय और बने रहने और चर्चा में रहने, अस्तित्व बचाए रखने की चीज भी है? इसे उस जो किशोर वय मंगलेश डबराल है उसकी क्या टकराहट कभी 2.5 दशक के बाद या 3 दशक के बाद के मंगलेश डबराल के साथ होती है? देखिए, यह आपने बहुत तीनों चारों बातें जो कही बहुत अलग अलग तरह की हैं। मतलब बने रहने, अस्तित्व को बचाए रखने, व्यवसाय, चर्चा, ये चारों चीजें बहुत अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। मेरे लिए कविता प्रतिष्ठा का बिल्कुल कोई विषय नहीं है और न ही बने रहने का विषय है। वो सिर्फ ये है कि मैं क्यों कविताएं लिखता रहा हूं, इसलिए मैं कविता लिख रहा हूं। और ये ठीक वैसे ही है जैसे कि पानी क्योंकि बहता है इसलिए वो बहता रहता है। लेकिन जहां तक अस्तित्व को बचाए रखने या बने रहने की बात है, इसीलिए आपने देखा होगा कि
मेरी कभी किसी किताब पर कोई परिचर्चा मैंने आयोजित नहीं की। मेरी किसी किताब का लोकार्पण वगैरह बिल्कुल नहीं हुआ। मैं एक साहित्यिक सभाओं में भी मैं एक बैक बेंचर हूं। मैं कभी आगे नहीं बैठता। मैं कहीं विशिष्ट अतिथि नहीं बना, कहीं मैं मुख्य वक्ता नहीं बनता। मुझे इन चीजों से बहुत ज्यादा संकोच होता है। तो जहां तक अस्तित्व को बनाए बचे रहने, देखिए मैंने अपने साथ के बहुत से प्रतिभाशाली लोगों को, बहुत से जीनियस लोगों को पागल होते हुए और आत्महत्या करते हुए देखा है। और 2-3 उदाहरण तो आत्महत्या के हैं ही, और पागल भी कई लोग हुए हैं। मैंने ये तय किया कि मैं किसी भी कीमत पर अपने को पागल नहीं होने दूंगा और किसी भी कीमत पर आत्महत्या नहीं करूंगा। तो मेरे लिए अपने को पागल न होने देने से बचे रहने का एकमात्र उपाय था कि मैं अपने रचनात्मक रूप से सक्रिय रहूं।